नेपाल का जो मौजूदा वजीर आजम है शेर बहादुर साहब, इंडिया के अंदर इनके लिए एक्सेप्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू केपी ओली शर्मा साहब हु इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। और वो नेपाली नेशनलिस्ट भी रहे हैं एंड ही बिलीव दैट देयर शुड बी इंडिया नेपाल टाइज ऑन इक्वलिटी बेसिस रादर देन बड़ा भाई छोटा भाई अप्रोच जो कि इंडिया लेकर चलता रहा है शुरू से लेके। इंडियन पॉलिटिशियंस कहते रहते हैं ना कि हमारा और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, और इस पे नेपाली वैसे चिढ़ते हैं काफ़ी, नेशनलिस्ट जो है वहाँ के, वो कहते हैं ये बड़ा भाई छोटा भाई रोटी बेटी ये क्या फजूल टर्म्स हैं भाई, आप और हम दो मुल्क हैं और दोनों के दरमियान इक्वलिटी की बेसिस पर रिलेशन रखें, भाई ये छोड़ें सारा बड़ा और छोटा। लेकिन ये जो शेर बहादुर दिबा आजकल पीएम है वहाँ पर, इसके लिए इंडिया के अंदर ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। जुलाई 2021 से लेकर ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब इनके दौर में भी हो ये रहा है कि चाइना जो है वो इंडिया के साथ साथ टॉप प्लेयर है अगेन। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि केपी ओली शर्मा जिस तरह नेपाल के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर सेंसिटिव होता था कि हमारा जो काला पानी लिपू लेक का इलाका है ये इंडिया ने इस पर कब्जा क्यों कर रखा है, और ओपनली केपी ओली जो है वो क्रिटिसाइज करता रहता था न्यू दिल्ली को, लेकिन शेर बहादुर इन मुद्दों पे ज़रा खामोश तरह की एक रिएक्शन देता है, ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन इसके आने के बाद भी चाइनीज़ रेलेवेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी वजह यह है कि नेपाल को इन्वेस्टमेंट चाहिए और चाइना हैज़ गॉट द डीप पॉकेट्स। अब पिछले 2-4 रोज़ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वहाँ हुई है जिससे नेपाल के अंदर जारी चाइना इंडिया कोल्ड वार मज़ीद खुल के सामने आ गई है। नेपाल ने कई नए प्रोजेक्ट्स दिए हुए चीनी कंपनियों को, उनमें से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अब ये वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन एक ऐसा है जो कि सिग्निफिकेंट लेवल का, स्ट्रेटेजिक लेवल का है, 1500 करोड़ रुपए का रोड्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटेजिक लेवल का प्रोजेक्ट है, नेपाल की फौज भी इस पे इन्वॉल्व है, बेसिकली ये मनसूबा उनकी नीड है। तो शुरू में जो इस प्रोजेक्ट के टॉप 5 बिडर्स थे उसमें से 4 चाइनीज कंपनियां थी, 1 इंडियन कंपनी थी। इन 5 कंपनियों ने बिडिंग की थी मेरे ख्याल से सितंबर के अंदर। लेकिन फिर 6 नवंबर को, इसी महीने 6 नवंबर को एक और चाइनीज कंपनी को बिडिंग में ऐड किया जाता है और वो कंपनी थी चाइना फर्स्ट हाईवे इंजीनियरिंग। अब आप सोचेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है और इंडिया चाइना कोल्ड वार कहाँ पे इसमें नजर आ रही है। बड़ी सीरियस लेवल की कोल्ड वार है यहाँ पे। अब आप जरा ध्यान से सुने और इमेजिन करें कि इंडियन फेवर्ड सरकार के बावजूद चाइना का किस लेवल का नेपाल के अंदर इन्फ्लुएंस है, इस नेपाली आर्मी के अंदर भी किस लेवल का इन्फ्लुएंस है, और इवन उस नेपाली आर्मी के अंदर भी जिसको इंडिया ने ट्रेनिंग दी हुई है, जिसके लोग इंडिया के लिए लड़ते रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट जो इंडियन आर्मी की है वो तो है ही नेपालियों की। आज भी लाखों नेपाली जो हैं वो पेंशन लेते हैं इंडियन आर्मी से, जो कि रिटायर्ड फौजी हैं गोरखा रेजिमेंट के, वो इंडियन आर्मी से पेंशन लेते हैं। लेकिन ज़रा इस आर्मी पे, नेपाली आर्मी पे चाइना का भी इन्फ्लुएंस देखें कि वो किस लेवल का है। अब या तो वो हो सकता है इसको बैलेंस करने के चक्कर में हो, इंडिया चाइना ये जो कन्फ्लिक्ट है उसमें शायद वो खुद को डिसंगेज कर रहे हो, न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन ज़रा देखें कि चाइना का क्या वहाँ पर लेवल क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है। सितंबर में ये बिडिंग हुई थी ना, सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक जब छठी चाइनीज कंपनी को इस नेपाली आर्मी के प्रोजेक्ट में ऐड किया गया ना, इस दरमियान वो जो नेपाली आर्मी का वीर जवान सूरमा ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था उसको घर भेज दिया जाता है, वो चेंज हो जाता है। अच्छा जी, चेंज हो गया और उसके बाद फिर 6 नवंबर को नई चाइनीज कंपनी ऐड होती है बिडिंग में। 6 को जैसे ही नई कंपनी ऐड होती है, 7 को अगले ही रोज इस कॉन्ट्रैक्ट का विनर अनाउंस किया जाता है और वो जो कंपनी ऐड की गई थी उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट जाता है, क्योंकि वो लोएस्ट बिडर थी, उसको मिल जाता है। और इंडियंस जो है वो एक दूसरे का मुंह तकते रह जाते हैं कि ये क्या गेम हो गया है हमारे साथ भाई। अचानक से एक कंपनी ऐड हो जाती है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है दूसरे दिन। तो गोरखा रेजिमेंट के जो रिटायर्ड और अदर सर्विस फौजियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था वैसे इंडिया की जानिब से, नेपाल आर्मी पर असर डालने के लिए कि ये प्रोजेक्ट जो है बस इंडिया को मिलना चाहिए। लेकिन उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। ये लेवल है चाइनीज इन्फ्लुएंस का। अच्छा, किसी को भी मिलता कॉन्ट्रैक्ट, इससे हटके कि ये चाइना को मिला है, किसी को भी मिलता। आप ज़रा एक बात नोट करें, 6 चीनी कंपनी है, 6 एक इंडियन कंपनी बिडिंग के अंदर। इससे भी आपको चाइनीज कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा होता है कि वहाँ चाइना में किस लेवल का कंपटीशन है। पूरे रीजन में जहाँ भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना, तो वहाँ पर आपको यही पैटर्न नज़र आएगा हर जगह। ये जो अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर एक ब्रिज बनी है, शेख हसीना ने जिसका इफ्तिताह किया है कुछ हफ्ते पहले,
आपको क्या लगता है ये चाइना को क्यों गया ठेका, इंडिया को क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है इस तरह दरिया के अंदर ब्रिजेस बनाने की इस लेवल की, इनके पास है चाइनीज के पास। तो रीजन में आपको यही पैटर्न नजर आता है हर जगह, ज्यादातर आपको चीनी कंपनियां ही रीजन के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स में बिडिंग करती हुई नजर आती हैं, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है चाइनीज के पास, और जबरदस्त लेवल की टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया के पास नहीं है। मसला इंडिया का ये है, जब तक इंडिया टेक्नोलॉजी में खुद को आगे नहीं करेगा चाइना के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकता। खैर जनाब, गेम अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। ये प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया क्या ना, इससे आगे की कहानी है अभी। जो ही ये प्रोजेक्ट चाइना को जाता है तो इंडिया नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि माय लॉर्ड, घोर अनर्थ हो गया हमारे साथ, सर ये सरासर अन्याय है सर, इसको रोकें सर। और इंडियन फर्म कहती है कि ऐसे कैसे ई प्रोजेक्ट हुआ चाइना को दे दिया सर, हमारा बिडिंग हुआ जीत रहा था 5 नवंबर को भी, फिर 7 को कैसे इनको दे दिया चाइनीज को। इंडिया की जो कंपनी थी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब वहां क्या हुआ है इस पे बात करता हूं, लेकिन यहां ये बात तो साबित हो गई ना कि नेपाली फौज का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इंडिया नहीं ले सका, चाइना ले गया है, और वो भी इस तरह से ले गया है। देखिए आर्मी ऑफिसर चेंज हो गया, जो प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा था वो चेंज हो गया, एक रोज पहले कंपनी एड होती है, फिर मतलब बिडिंग होती है। देखिए किस तरीके से वो लेकर गए। इससे नजर ये आ रहा है कि चाइनीज हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन नेपालीज आर्मी एज कम्पेयर टू इंडिया। देखे ना, ये सारा कुछ ऐसे ही तो नहीं होता, और क्या इंडिया ने रोकने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन चली नहीं इंडिया की, वहां साफ नजर आ रहा है। और अगर इतना ज्यादा असर है चाइना का नेपाल की फौज के ऊपर, तो गुरखा रेजिमेंट, ये जो नेपाली हिस्सा है इंडियन फौज का, उनकी हमदर्दियां फिर अपनी फौज के साथ होंगी जिसके ऊपर चाइना का असर है, या फिर वो इंडिया के साथ हमदर्दियां रखेंगे। व्हाट इफ गोरखे लाल झंडी दिखा दें ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर कि नेपाली क्यों लड़े इंडिया के लिए? व्हाट इफ ये हो जाए, एक सोचने की बात है। क्योंकि देखें गोरखे जो हैं जुड़े हुए तो हैं ना अपनी आर्मी से वहां पर भी। नेपाल के लिए भी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कभी भी मिसाल के तौर पर नेपाल के अंदर कोई भी हमला करता है दूसरा मुल्क, तो गोरखे थोड़ी बैठेंगे चुप करके, गोरखे लड़ेंगे। इंडिया की फौज के अंदर जो नेपाली हैं वो भी लड़ेंगे नेपाल के लिए, एक मुल्क की बात है ना अपनी। तो यहां पर भी अगर नेपाल की फौज इस हक में ना हो कि चाइना से कन्फ्रंट करना है, तो फिर गोरखों के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहरहाल अब मामला है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट फर्ज करें कि इंडियन फर्म को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाता है ये कह करके हमारे मित्र देश भारत की कंपनी के साथ अन्याय हुआ है, इसका प्रायश्चित अवश्य होना चाहिए मित्रों, तो इस फैसले को नेपाली अवाम कैसे देखेंगे? लोग तो कहेंगे ना कि यार एक लोएस्ट बिडर था, चाइना की फर्म थी और कई 100 करोड़ रुपए का लोएस्ट बिडर था, मतलब वही सेम काम कम पैसों में करके दे रहा था, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इतने बिलियंस का हमें चूना लगवाते हुए वही काम महंगी फर्म से इंडिया से करवाया, तो क्या फायदा हुआ? हमें तो लॉस दिया उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या पोजीशन रह जाएगी अगर वो लोएस्ट बिडर को इग्नोर करके उसको दे देता है दूसरे बिडर को? और इधर से बाकी इदारे भी तो कहेंगे कि जज साहब आप एक काम करिए, आप पधारिए, हमारी पोस्टों पे आके बैठ जाइए और इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक मामला जो है आप देखिए, हम घर जा रहे हैं। वो कहेंगे ना जज साहब को कि आप तो भाई टांग अड़ा रहे हैं बीच में हमारे मामला में, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी चलानी है तो हम घर बैठ जाते हैं। वो तो सवाल तो उठेंगे। आसान होगा नहीं कोर्ट के लिए फैसला देना इंडिया के हक में, लेकिन वो कर भी सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के अनुसार न्यू दिल्ली के साउथ ब्लॉक से फोन पे फोन घुमाया जा रहा है, आप और हमारा रोटी बेटी का रिश्ता, हम बड़े भाई आप छोटे भाई, चाइना ने आग लगाई तो चाइना को छोड़ें और हमारे पास आ जाइए, हमारी बाहें आपके लिए हमेशा खुली हुई हैं, जेबें हमारी बंद हैं, बाहें खुली हुई हैं। बस नतीजा जो भी हो इसका, लेकिन चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बहरहाल भरपूर तरीके से जाहिर किया है नेपाल के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट के वहां पर केपी ओली शर्मा नहीं है। इंडिया का मंजूर नजर शेर बहादुर बाबू प्रधानमंत्री बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें इंडिया को स्ट्रेटेजिक लेवल के प्रोजेक्ट्स लेने में भी कितनी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।